Hello everyone, welcome to Vyas IS. This is the first chapter of economics of नितिन सिंघानिया बुक. ठीक है, हम लोग ये बुक कवर करेंगे. मेरे को कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट सेक्शन में और पर्सनली भी मैसेज आया था कि मैम मेरे को नितिन सिंघानिया में डाउट वगैरह है, तो आप ये वाली सीरीज़ भी निकालिए. सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़. तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट करें थ्रू दिस बुक. ठीक है, तो पहले चैप्टर में बेसिक की कंसेप्ट्स है, देख लेते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं. ठीक है, जैसे कि 2021 में क्वेश्चन ये आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज इफ प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज एंड इट्स प्राइस फॉल. ठीक है, अब ये क्वेश्चन अभी हो सकता है कई लोगों को समझ आ गया हो, कई लोगों को नहीं समझ आया हो, तो इसको लिए हम अभी पहले पूरा चैप्टर देखेंगे, फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से रहा है, इफ़ अ कमोडिटी इज़ प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ ज़ीरो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ इग्नोर्ड, opportunity cost is transferred from the consumer of the product to the tax paying public and the opportunity cost is transfer from the consumer of the product to the government. ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आए हैं. अभी हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल लग रहे हो, बट जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये मुश्किल तो नहीं लगेगा. ठीक है, तो हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. द फर्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. अब इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, ये एक बहुत ही मैंने इसके लिए तो बहुत ही बेसिक वीडियोस पहले भी डाल रखी है. तो अगर हम समझे, देखो इकोनॉमिक्स क्या एक तरीके से सोशल साइंस है. इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस जो क्या स्टडी करता है कि किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट्स, कोई भी गुड्स एंड कोई भी सर्विसेज बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और कंज्यूम की जाती है, कि किस तरीके से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और कंज्यूम किए जा रहे हैं. ये क्या स्टडी करता है कि किस तरीके से इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट या पूरा नेशन हमारा कैसे एलोकेट करता है रिसोर्सेज को. हमने देखा ना कि इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज किस तरीके से एलोकेट हो रहे हैं कि लोगों की वॉन्ट्स को वो क्या करे, सेटिस्फाई करने की कोशिश करे. तो ये कोशिश यही रहती है कि रिसोर्सेज को एलोकेट करे टू मीट द डिमांड्स एज वेल एज नीड्स. ठीक है, कि किस तरीके से करना है सो दैट रिसोर्सेज तो लिमिटेड यूज़ होए, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड ही है, बट आउटपुट मैक्सिमाइज होने की कोशिश करते हैं. तो इकोनॉमिक्स में हम यही चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज का एलोकेशन करें कि मिनिमम रिसोर्सेज के साथ भी हम लोग मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें. ठीक है, समझ आया. तो पूरा का पूरा जो इकोनॉमी चलता है हमारा इसी क्वेश्चन पे चलता है कि किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करने हैं और कहाँ पे रिसोर्सेज हमारे कम है या ये सब चीज़ें. ठीक है, तो इस कंसेप्ट को जो हम बोलते हैं वो स्कैरसिटी बोलते हैं, कि जहाँ पे हमारे को लग रहा है कि रिसोर्सेज की शॉर्टेज है इकोनॉमी के अंदर. ठीक है, बट वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड. आपको पता है कि हम लोगों की जो नीड्स है वो तो अनलिमिटेड है, वो कभी पूरी नहीं होती है, बट जो रिसोर्सेज है इकोनॉमी के अंदर वो तो लिमिटेड ही है ना, वो तो शॉर्टेज ही है उनकी. तो इस कंसेप्ट को साइंस ऑफ स्केरसिटी बोला जाता है. साइंस ऑफ स्केरसिटी किसने डिस्क्राइब किया इसको, लाइनल रॉबिन ने. ठीक है, लाइनल रॉबिन्स इन 1935 डिस्क्राइब दिस कंसेप्ट एज साइंस ऑफ स्केरसिटी. ठीक है, अब दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है. अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके की इकोनॉमिक्स कैसे होती है. एक हमारी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी हमारी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चीज़ का ही डिफरेंस है, आई और ए का. ए जो होता है वो एग्रीगेट होता है, यानी कि पूरे इकोनॉमी को, पूरे देश को साथ लेके जब हम चल रहे हैं, पूरे देश के बारे में पढ़ रहे हैं. बट आई हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल. जब हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, मतलब किसी एक इंडिविजुअल बंदे के बारे में पढ़ रहे हैं. समझ आया. तो इसमें तो हमारा पूरा एंटायर इकोनॉमी की बात होती है और उसमें क्या होती है, कोई इंडिविजुअल कस्टमर्स या इंडिविजुअल बिजनेसमैन, मतलब एक इंडिविजुअल एंटिटी की बात हो रही है. ठीक है, समझ आया. तो इकोनॉमी क्या होती है ना, इकोनॉमी एक तरीके से पूरा का पूरा कलेक्शन हो गया, प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी कंजम्पशन हो रहा है, इन सारी एक्टिविटीज़ का क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, कि जो एक दूसरे से
क्या है, रिलेटेड है। किस सेंस में कि रिसोर्सेज किस तरीके से एलोकेट करने हैं, ठीक है, समझ आया। और इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चलता है, इकोनॉमिक सिस्टम भी यही होता है कि किस तरीके से प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हो रही है गुड्स की, सो दैट लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई होए और इकोनॉमी के अंदर ही हम ऑपरेट कर रहे हो, तो उसको बोल देते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, समझ आया। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की, कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। तो देखो 3 तरीके की इकोनॉमी होती है एक तरीके से। लेट्स सी, देखो हम लोग इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम बिगिनर्स के लिए वीडियो है, जिन्होंने थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स में पढ़ी है उनको भी समझ आ जाएगा, उनको लिए ये मेन तो। पर जिनको बिल्कुल ही नहीं समझ आता तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो फ्री में डाली हुई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का आप चैप्टर देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ है हमारी चैप्टर 1 की, वो आपको इसको डिटेल में जिसको समझना है वो देख सकता है, ठीक है। तो देखो यार, हमारी जो इकोनॉमी है ना वो लार्जली किस पे डिपेंड करती है, डिमांड सप्लाई पे चलती है, कि कितनी चीज़ की कितनी डिमांड है, कितनी किसकी सप्लाई है, उस हिसाब से इकोनॉमी चलती है। उसी हिसाब से इकोनॉमी के कुछ नेचर होते हैं। किस तरीके से होती है, पहली इकोनॉमी हमारी होती है मार्केट इकोनॉमी। देखो मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट एंटरप्राइज ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, प्राइवेट किसी के हाथ में हो, यही एंटरप्राइज डिसाइड कर रहा है कि क्या प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, क्या प्राइसेस होनी चाहिए, एंड देयर इज़ अनरिस्ट्रेन्ड कंपटीशन इन दिस, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ नॉन मार्केट इकोनॉमी, इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी इसी को ही बोलते हैं। दूसरी तरीके की इकोनॉमी हमारी होती है नॉन मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी जिसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोल देते हैं, ठीक है। ये वो इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है ये डिटरमाइन करने में कि कितनी प्रोडक्शन होगी, क्या प्राइस होगी, उसे बोलते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी। तीसरी इकोनॉमी हमारी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें मार्केट भी है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी चलती है, प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि नॉन मार्केट इकोनॉमी का भी रोल है। यानी कि कुछ हद तक तो प्राइवेट एंटिटी को हाथ में दे रखी चीज़ें कि वो डिसाइड करेगा कि कैसे रिसोर्सेज एलोकेट वगैरह करनी है, बट थोड़ी जगह गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगी सो दैट सोशल का भी वेलफेयर हो, सोसाइटी का भी वेलफेयर हो। वरना तो प्राइवेट के हाथ में होगा तो सब चीज़ें फिर प्राइसेस वगैरह ज़्यादा ही होगी, तो गवर्नमेंट भी है इसमें रोल प्ले करेगा, इंटरवीन करेगा, जहाँ पे भी सोशल गोल्स पूरे करने की बात आएगी, ठीक है, समझ आया। तो अब हम बात करें कि इकोनॉमी, हमने देखा कि इकोनॉमी एक सिस्टम है जो क्या एग्जामिन कर रहा है कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, किस तरीके से लोग रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी के अंदर एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती है ना, वो 3 होती है, 3 एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो 3 एक्टिविटी क्या होती है, एक तो होती है प्रोडक्शन करना, क्योंकि कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो लोग कंज्यूम क्या करेंगे, पैसा कहाँ से बनेगा। प्रोडक्शन करना, कंजम्पशन करना, और प्रोडक्शन कंजम्पशन करने के लिए भी क्या चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन, पैसा भी तो चाहिए। तो 3 चीज़ें हैं कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है, समझ आया। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन। अब अगर हम बात करें कि स्कैरसिटी की फुल डेफिनेशन क्या होती है, तो देखो स्कैरसिटी भी यही होता है जहाँ पे सप्लाई कम है इन रिलेशन टू डिमांड। ऑफ कोर्स ये बात है कि सप्लाई तो बहुत है रिसोर्सेज वगैरह की, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके सप्लाई की लिमिटेशन काफ़ी कम है बट डिमांड बहुत ज़्यादा है। और पर्पज़ यही है इकोनॉमिक्स का कि भाई हम इसकी चीज़ को पढ़े, इसी चीज़ को पढ़े, यानी कि ये जो स्केर्स रिसोर्सेज है इस चीज़ को ही पढ़े कि किस तरीके से इन स्केर्स रिसोर्सेज से वांट्स को सेटिस्फाई करना है विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, ऑप्टिमम एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। तो यानी कि जो आउटपुट बना रहे हैं हम, जो प्राइजेज़ वगैरह डिसाइड करनी है, ये एम्प्लॉयमेंट जो हो गई कि देश में कितने लोग काम करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी तो हो ही रही है ना कहीं मैटर कर रही है, क्योंकि अगर गुड्स बनाना है तो उसके लिए लोगों को काम करना ज़रूरी है, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। तो आउटपुट, प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, रिलेटेड होती है एक तरीके से, ठीक है, समझ आया। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स कौन कौन होते हैं। तो देखो यार, अगर हम बात करें इकोनॉमिक एजेंट्स की, तो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं वो, इकोनॉमिक एजेंट्स बेसिकली इंस्टीट्यूशंस हो गए जो भी रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, जो भी
पार्टी, जो भी एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, उन्हीं को इकोनॉमिक एजेंट्स कहा जाता है। कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई बैंक भी हो सकता है, कोई कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, कोई प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक ही बंदा है, नहीं, जो भी इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, इकोनॉमिक एजेंट्स हो गए। जैसे कि वो इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड करते हैं, ठीक है, बैंक वगैरह करती है, जैसे गवर्नमेंट टैक्स रेट वगैरह डिसाइड कर रही है। कंज्यूमर क्या डिसाइड करते हैं कि यार हमें खर्चा कितना करना है अपने बजट में से, तो हाउ मच टू स्पेंड। तो सब के सब इकोनॉमिक डिसीजन ले ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सारे ही इकोनॉमिक एजेंट हैं। समझ आई बात? ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस वगैरह देख लेते हैं। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है, बट फिर भी हम एक बार थोड़ा फास्ट मोड में देख लेते हैं, सो दैट आप लोगों को पता हो क्या है क्या नहीं। ठीक है, पहले अगर मैं बात करूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो देखो यार, मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट ब्रांच बना दिया गया था जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929 में। उस टाइम पे ये हुआ था कि जो आउटपुट थी देश का, जो देश का आउटपुट था और जो देश की बेरोजगारी थी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट थी, वो गिरने लग गई थी बहुत ज़्यादा अमाउंट से। इसी वजह से एक इमरजेंसी या एक इमरजेंसी क्रिएट हुई कि हमें एक मैक्रो, एक क्या बनाना चाहिए, एक सेपरेट ब्रांच बनाना चाहिए। तो सेपरेट ब्रांच किसने बनवाई थी? जॉन मैनर्ड किन्स ने बोला गया था कि एक सेपरेट ब्रांच होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, और इन्होंने इसमें एक पब्लिश भी करी थी अपनी एक बुक, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आई होप आप लोगों ने इनका नाम, इस बुक का नाम या इनका नाम तो सुना ही होगा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, कब निकाली थी? 1936 में इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे हम नए नए चैलेंजेस वगैरह टैकल कर सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यूजुअली हम 4 सेक्टर्स की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यूजुअली 4 सेक्टर्स की बात की जाती है। कौन कौन से 4 सेक्टर्स हैं? फर्म्स, ठीक है, हाउस होल्ड्स, फर्म्स हो गई जो प्रोडक्शन कर रही है, हाउस होल्ड हो गई जो कंजम्पशन कर रही है, गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट भी कंजम्पशन भी करवाती है, प्रोडक्शन भी हो जाती है, फर्म्स, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, और चौथा हमारा होता है एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि फॉरेन में जा रहा है, ख़रीदारी हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। तो ये 4 तरीके के हमारे इसमें सेक्टर्स होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम थोड़ा सा देखें, इधर ही देख लेते हैं एक बार के लिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया? हमने बोला कि इंडिविजुअल एंटिटी को जो स्टडी करता है, ठीक है, जैसे कि अगर हम डिमांड वगैरह भी पढ़ रहे हैं तो किसी एक इंडिविजुअल के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि एज अ होल। तो ये क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं? बड़ी बड़ी थ्योरीज वगैरह जो डिटरमाइन करनी है, अगर हमें कोई मैक्रो थ्योरी डिटरमाइन करनी है तो हमें एक इंडिविजुअल चीज़ों के पर्सपेक्टिव पता होंगे, तभी तो हम एक मैक्रो डिसीजन पे आएंगे। तो वही होता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन में भी यही आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि इंडिविजुअल एंटिटी के बारे में पढ़ता है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है एग्रीगेट पढ़ रहा है हम इकोनॉमी के बारे में। इसमें हम कंज्यूमर के बिहेवियर को देख रहे हैं, इंडिविजुअल लेबर मार्केट को देख रहे हैं, एक एक फर्म्स की थियोरी को पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? एग्रीगेट पढ़ते हैं एज अ होल, यानी कि एग्रीगेट डिमांड देख रहे हैं, ना कि एक जने की डिमांड देख रहे हैं। पूरे देश का आउटपुट देखेंगे, नेशनल आउटपुट, ना कि सिर्फ एक इंसान की इनकम कितनी है, ठीक है। इसमें हम जब हम माइक्रो के बारे में पढ़ते हैं तो हम मैक्रो जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कांस्टेंट मान के रखते हैं, बट जब हम मैक्रो के पढ़ते हैं तो हम माइक्रो वाले कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। इसमें मेन टूल्स क्या है? डिमांड सप्लाई है किसी भी एक कमोडिटी के लिए, बट इसमें मेन टूल क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई किसी भी चीज़ के लिए। इस वाली माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोल देते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोल देते हैं, क्योंकि प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। बट मैक्रो में हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि हम एज अ होल देश की बात कर रहे हैं, तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है वो ये है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो यार, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो ये डील करता है कि हाउ द प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, कि प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व कैसे करनी है इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। हाउ द प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व इन द रियल वर्ल्ड, और ये रियल डिस्क्रिप्शन करता है बेस्ड अपॉन दी एक्चुअल डेटा, जो भी एक्चुअल डेटा है उस हिसाब से उस पर काम करता है। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी हमें बताता है कि ओपिनियन एंड सजेशन, इट डील्स विद दी ओपिनियन, कि क्या ओपिनियन है, क्या सजेशन है इकोनॉमिस्ट वगैरह के, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से निकल के आती है, समझ आ रही है बात। इसमें मतलब हम इसको, इस स्टेटमेंट को ये नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वी कैन नॉट से दिस, ये हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते एक्चुअल डेटा के साथ, क्योंकि हो सकता है वो बंदा सही कह रहा
हो सकता है मैं कह रही हूँ आज बारिश आएगी तो मेरे अकॉर्डिंग आएगी, बट कोई दूसरा बंदा कह रहा है यार हो सकता है बारिश नहीं आएगी, तो यू कांट से दिस कि ये भी सही है ये भी सही है। ये तो वेरीफाई तब होगा या तो जब बारिश हो ही जाएगी सही में या नहीं होगी, ठीक है। बट इसमें हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते एकदम से। दूसरी बात, हो सकता है ये स्टेटमेंट किसी के लिए सही हो किसी के लिए गलत भी हो, बट यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो ये होता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो हमारे लिए ये रहेगी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के लिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी 3 प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, समझ आई बात? तो किसी भी इकोनॉमी के लिए 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब अगर हम बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब ये होता है कि ये डिसाइड करना कि कौन से गुड्स को बनाना है, टू डिसाइड करना कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स की सिलेक्शन को डिसाइड करना कि कौन से गुड्स बनाने हैं, और गुड्स बनाने के साथ साथ कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है ये भी इसमें डिसाइड करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में हो गया किस तरीके की टेक्निक्स यूज़ करनी है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, कि लेबर के थ्रू बनाना है, कैपिटल यानी कि मशीन्स वगैरह यूज़ करनी है गुड्स को बनाने के लिए, लेबर इंटेंसिव है, ये सब। और फॉर whom टू प्रोड्यूस मतलब कि गुड्स जो बन रहे हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए होंगे, मतलब वो गुड्स मिडिल क्लास के लिए बन रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास के लिए बन रहे हैं, या फिर पुअर सेक्शंस के लिए बन रहे हैं, या फिर रिच सेक्शंस के लिए बन रहे हैं, ये डिसाइड करना। तो ये एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, समझ आई बात? नेक्स्ट चीज़ जो इसमें हम देखेंगे वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या हैं? सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी के अंदर पहला सेक्टर हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर। देखो प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। वो सेक्टर जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर हो गया, फिशरी हो गया, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वीआर एज सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जिसको बोल देते हैं। तो इसमें यही हो गया कि सारी एक्टिविटी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रिलेटेड हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ें। ठीक है, टर्शरी सेक्टर क्या होता है? जिसमें हम लोग बात करते हैं सर्विस सेक्टर, जिसको हम कह देते हैं कि वो सारी एक्टिविटी जैसे कि आईटी सर्विस से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्टेशन, टीचिंग, टूरिज्म, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बिल्डिंग, बैंकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है सर्विस सेक्टर वाली, टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट हमारा होता है क्वाटरनरी सेक्टर। ये क्या होता है? जिसमें वो सारी सेक्टर, ये इस सेक्टर के अंदर क्या आते हैं? बेसिकली सेक्टर के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती है जिसमें इंटेलेक्चुअल या नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ हमारी होती है। इंटेलेक्चुअल या नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ इससे लिंक होती है, इसके अंदर आता है हमारा क्वाटरनरी सेक्टर, इसको बोलते हैं। जैसे कि कंसल्टेंसी हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, तो ये सारी क्वाटरनरी सेक्टर्स में आती है। नेक्स्ट होती है क्यूनरी सेक्टर। वो होता है जो वो सारे सेक्टर्स जिसके अंदर इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हाई लेवल डिसीजन करना होता है, बहुत बड़े बड़े लेवल के डिसीजन मेकिंग करने होते हैं। बड़े बड़े लेवल के डिसीजन मेकिंग जैसे गवर्नमेंट के अंदर हो गया, कोई इंडस्ट्री का डिसीजन हो गया, तो ये होता है क्यूनरी सेक्टर्स। ठीक है, समझ आई बात? नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर हम देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने पहले भी मेरी एक वीडियो में कराया हुआ है, वो हमारा है PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, किसी को डिटेल में भी देखना हो तो मेरी पुरानी वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। देखो यार, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है? एक तरीके से एक कर्व होता है। ये कर्व क्या दिखाता है? ये कर्व हमें ये दिखाता है कि ऐसा मान के चलते हैं पहले तो हम इसमें कि 2 ही गुड्स होते हैं, इकोनॉमी सिर्फ 2 ही गुड्स बनाते हैं। ऑफकोर्स रियल लाइफ में n नंबर ऑफ गुड्स होते हैं, हमारे पास 70 तरीके की चीज़ें हैं, बट हम मान के चलते हैं 2 ही गुड्स हैं। तो ये मान के चलता है कि कोई भी इकोनॉमी 2 ही गुड्स बना सकती है, और अगर वो 2 गुड्स बना रही है और उनको पूरी तरीके से उनके रिसोर्सेज को एफिशिएंटली फुल्ली यूटिलाइज कर लेगी, तो वो मैक्सिमम कितने गुड्स बना रही है वो ग्राफ ये दिखाता है। मतलब ये ग्राफ कुछ इस शेप से होता है, कॉनकेव शेप्ड होता है। ये कॉनकेव शेप ये दिखाता है कि जब कोई इकोनॉमी अपने फुल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से ऑप्टिमली यूटिलाइज कर लेती है,
तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स है जो ये बना सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कोई गुड गन ले लिया और यहाँ मैंने बटर ले लिया, तो मैंने अगर अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ किया, ठीक है, ये मान लो 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 मैक्सिमम गन बनाऊंगी, तो उस टाइम पे 0 बटर है, और ये मान लेते हैं 5 है, तो 5 यूनिट ऑफ बटर बन रहा है, तब 0 ही है। तो मैक्सिमम मेरे ये सारे गुड्स बन सकते हैं। इसके अगर अंदर मैं आती हूँ, कोई भी गुड्स मैं अगर इसके अंदर बना रही हूँ, उसका मतलब मेरे रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज़ नहीं हो रहे हैं, इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है। और इसके बाहर कभी मैं आ ही नहीं सकती। बाहर कैसे आ जाऊँगी यार? हमारे ये पॉइंट ये दिखा रहा है कि जो मैक्सिमम गुड बन सकते हैं हमारे रिसोर्सेज के साथ, और जब रिसोर्सेज को हम फुल्ली यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो जब हमारी रिसोर्सेज ही इतनी है तो हम बाहर कैसे आ जाएंगे? तो ये तो इम्पॉसिबल टू अटेन है। तो ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। समझ आ रही है बात? ठीक है, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोल देते हैं। और ये अजम्पशन के केस में हम चलते हैं कि 2 ही गुड्स बना सकते हैं जो भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हमारे पास है। ठीक है, और ये भी हम मान के चल लेते हैं इसमें कि रिसोर्सेज पूरी तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब इसका जो स्लोप होता है कि किस रेट से ये चेंज हो रहा है, जैसे ये बढ़ रहा है, हम ये देखेंगे ना कि ये कब नीचे की तरफ जाए जा रहा है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इसमें ये हो रहा है ना कि एक कंजम्पशन इसकी तो कम हो रही है और इसकी बढ़ रही है। देखो ना, ये तो आगे की तरफ जा रहे हैं अपन इसमें, ये पहले इतना बन रहा था, आज ये गुड इतना बन रहा है, तो यानी कि एक को कम करना पड़ रहा है और दूसरे को ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो इसके स्लोप को ना MRT बोल देते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बताता है कि कोई एक यूनिट ऑफ गुड बनाने के लिए दूसरी गुड की कितनी यूनिट हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। समझ आ रही बात? इसी को कहते हैं MRT। इसका फॉर्मूला भी यही होता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? इसमें हम इतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि इसका एक शेड्यूल बना के, मतलब कि एक टेबल बना के हम समझे, बट इतनी सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। बस हम एक फ़ीचर्स देख लेते हैं, इसके PPF के फ़ीचर्स क्या होते हैं। तो PPF के फ़ीचर्स के लिए ये देखिए, PPF के फ़ीचर्स क्या होते हैं कि PPF डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अभी हमने देखा कि PPF स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है कि एक गुड्स बना रहे हैं तो हमें दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन कम करनी पड़ रही है। कॉनकेव शेप्ड है, आपको दिखाई दिया मैंने, ये कॉनकेव शेप्ड है। कॉनकेव शेप होने का रीज़न यही है कि MOC बढ़ रहा है। ठीक है, ये इसको कहते हैं कॉनकेव शेप, MOC के बढ़ने की वजह से हो रहा है। और तीसरा पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हमारे PPF के अंदर है, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड वाले जो पॉइंट है वो सारे के सारे हमारे इनएफिशिएंट होते हैं। ठीक है, समझ आया? तो यहीं से निकल के आता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक कंसेप्ट। ठीक है, तो हम देखिए अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, तो देखो यार, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। यानी कि मैं किसी दूसरी चीज़ को अगर चूज़ कर रही हूँ, मतलब जैसे मैंने इस एग्जांपल में देखा कि अगर मैं गन एक्स्ट्रा बना रही हूँ तो मुझे क्या सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। मैं गन अगर एक्स्ट्रा बना रही हूँ तो मुझे बटर को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो किसी एक चीज़ को, अगर मान लीजिए मेरे पास 50 रुपये है और मेरे पास 2 ऑप्शन है कि या तो मैं 50 रुपये में पिज़्ज़ा खा लूँ या फिर मैं 50 रुपये में अपना नोटबुक ख़रीद लूँ। तो या तो मैं ये कर पाऊँगी या तो मैं ये, फॉर एग्जांपल मैंने नोटबुक खरीद ली तो मुझे सैक्रिफाइस क्या करना पड़ा? पिज़्ज़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मेरे पास पैसे लिमिटेड है। ठीक है, तो उसी को ही बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि किसी एक चीज़ को गेन करने के लिए हमने दूसरी चीज़ जो छोड़ी उसकी क्या कॉस्ट है। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो वही होता है कि इफ़ मोर स्केयर रिसोर्सेज आर यूज, ज़्यादा से ज़्यादा स्केयर रिसोर्सेज यूज़ किए जाएंगे टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर गुड एंड लेस रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो हमेशा ये क्या होता है कि एक कॉस्ट ऑफ द गुड हमें छोड़नी पड़ती है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के फॉर्मूले की बात करूँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला भी इस तरीके से ही बन जाता है, रिटर्न ऑन बेस्ट फॉरगॉन ऑप्शन माइनस रिटर्न ऑन चूजन ऑप्शन। अब इसका क्या मतलब है, देखो एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वही बोला कि मेरे पास मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है, उस 100 रुपये के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं शूज़ खरीद लूँ या फिर मैं उसको इन्वेस्ट करके 5% का रिटर्न ले लूँ।
अब मान लीजिए मैंने शूज़ ख़रीद लिए 100 रुपये में, तो शूज़ ख़रीदने, अगर मैंने मान लीजिए शूज़ ख़रीद लिए तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई कि वो पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट ना करने की जगह शूज़ में लगा दिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि 2 ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं जैसे बुक में भी आपके एग्जांपल दे रखा है कि एक बंदा है अक्षय, उसके पास 2 ऑप्शन है कि या तो अक्षय पूरे हफ्ते काम करेगा, पूरे वीकेंड मतलब काम करेगा एक असाइनमेंट पे, और उस असाइनमेंट से उसको 5000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। या फिर ऑल्टरनेटिव अक्षय के पास ये था कि अक्षय एक सोलो ट्रिप में जाए, वीकेंड में ही एक ट्रिप करके आए रादर दैन डूइंग असाइनमेंट, और वहाँ पे जाने का उसका खर्चा कितना है 3000, ठीक है। और मान लीजिए उसने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया सोलो ट्रिप वाला, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? पहली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो उसके लिए ये हो गई कि उसने असाइनमेंट कर सकता था जो उसने छोड़ दी। रिटर्न ऑन बेस्ट फोरगॉन ऑप्शन, जो कि फॉर्मूले में था ना, रिटर्न ऑन बेस्ट फोरगॉन ऑप्शन, कि ये रिटर्न उसको मिल जाता अगर वो ऑप्शन जो उसने छोड़ दिया, 5000 का रिटर्न मिल रहा था वो उसने छोड़ दिया। दूसरी चीज़, उसने ट्रिप करी तो उसका और भी तो पैसा लग गया, तो ये उसका पैसा और लग गया 3000 रुपये, तो यानी कि उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 8000 की पड़ी है, ठीक है। फॉर्मूले में ये -CO है, CO क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है रिटर्न ऑन चूज एन ऑप्शन, कि किसी चीज़ से अगर मुझे रिटर्न मिल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो उसने सिर्फ खर्चा किया है, मान लो इसकी जगह इसको यहाँ से मिल रहे थे 3000 रुपये मिल रहे हैं, ना कि खर्चा हो रहे लेट्स से, तो यहाँ पे फॉर्मूले में ऐसे हो जाता है 5000 रुपये उसने छोड़ के 3000 रुपये कमाए, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2000 की। बट यहाँ पे क्योंकि उसने खर्चा ही किया है तो वो तो माइनस में ही जाएगा ना, प्लस में जाएगा, तो इस तरीके से उसने 8000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। दिस इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ आया? नेक्स्ट चीज़ जो इसमें हम देखेंगे वो ये है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? देखिए, इंडिफरेंस कर्व भी एक कर्व है, तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। 2 ही गुड्स की हम इसमें मान के चलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अज्यूम कर लेते हैं यार सब चीज़ें कि 2 गुड्स, जिससे कि सिंपली समझ जाए। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम इसमें भी लेके चलेंगे, 2 गुड्स की असम्पशन इसमें भी लेके चल रहे हैं। पर ये होता है कि इस कर्व में, ये जो कर्व होता है इंडिफरेंस कर्व का, ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो कर्व है ये क्या दिखा रहा होता है? ये इसमें ये दिखा रहा होता है कि कितनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी दिखा रहा है। मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो भी मेरी सेटिस्फैक्शन मान लीजिए 10 यूटिल्स है। यूटिल्स क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सेटिस्फैक्शन को हम यहाँ पे यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो भी मेरी यूटिलिटी सेम है, मतलब मुझे यूटिलिटी तो सेम मिल रही है, कॉम्बिनेशन अलग हो सकते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे ये 1 है, मान लो यहाँ पे ये 5 है, बट यहाँ पे अगर मैं आ रही हूँ तो ये 3 होके ये यहाँ पे कम हो गया ना, तो कॉम्बिनेशन डिफरेंट है बट मुझे यूटिलिटी, मुझे सेटिस्फैक्शन ये सेम दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको इंडिफरेंस कर्व हमको ये दिखाता है। और इंडिफरेंस मैप क्या हो जाता है? जहाँ पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हो जाते हैं, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो इसी को कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व, कि ऐसे एक कर्व जो हमको सारे पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन सेम दिखा रहा है बट कंजम्पशन के जो पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। अब इंडिफरेंट कर्व के जो फीचर्स होते हैं वो आप देख सकते हैं कि ये कॉन्केव तो नहीं है, ये कॉन्वेक्स है टू दी ओरिजिन, ठीक है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। इसके जो स्लोप को कहते हैं, MRT तो नहीं कहेंगे, इसके जो स्लोप को कहते हैं वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि एक गुड को हम दूसरे गुड के साथ किस रेट से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। इसका जो कर्व का स्लोप है वो भी डाउनवर्ड दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, जितना ज़्यादा हम ऊपर हायर इंडिफरेंस कर्व पे होते हैं उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होती है। यानी कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये एक IC है, ये एक मेरा IC है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, तो इस वाले IC में मेरी मान लीजिए इससे हमें सारे पॉइंट्स में इसमें 10 यूटिल्स मिल रही है, 10 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, बट इसमें तो ज़्यादा होगी ना, ये ऊपर की तरफ है तो इसमें 12 यूटिल्स हो फॉर एग्जांपल, तो मैं जितना ज़्यादा ऊपर आती हूँ उतनी ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। देख रहे हैं, PPC तो जैसे टच करता था, बट ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों को ही टच नहीं करता है, और कभी भी 2 IC इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। 2 IC इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, उसके पीछे एक रीज़न है। जैसे ये 2 IC है, अब मैंने कहा ये 10 यूटिल्स दिखा रहा है, ये 12 यूटिल्स दिखा रहा है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों 10 दिखा रहा है, और ये पॉइंट भी। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी 12 दिखाएगा क्योंकि ये वाला कर्व है, बट मैं कह रही हूँ ये वाले पॉइंट के लिए यहाँ पे 10 भी है, 12 भी है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना पॉसिबल, तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। समझ आई बात?
नेक्स्ट टाइम इसमें अगर बात करें बजट लाइन की, तो देखो बजट लाइन होती है एक तरीके से सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करना कि कोई एक कंज्यूमर, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम से कितने गुड्स अफोर्ड कर सकता है। मान लीजिए मैंने कहा मेरी इनकम 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये से मैं कितने गुड्स खरीद सकती हूँ और कितनी क्वांटिटी के गुड्स खरीद सकती हूँ, उसको कहते हैं बजट लाइन। सो बजट लाइन इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड, जो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है अपनी इनकम के साथ या अपनी बजट के साथ। ठीक है, बजट लाइन भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इस तरीके से बजट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन होता है। स्लोप ऑफ द बजट लाइन को बोलते हैं प्राइस रेशियो। अब देखो यार, प्राइस रेशियो स्लोप लाइन के बजट को क्यों बोलते हैं PX/PY, ये सब चीज़ें ना आपकी इकोनॉमिक्स में, आपको इसमें PhD करने नहीं है, बट किसी किसी को होता है कि यार मुझे तो जानना है क्यों है, तो उसके लिए मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स वो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। बट आप अभी के लिए ये मान सकते हैं कि प्राइस रेशियो इसका स्लोप है, जिसको PX/PY भी बोल देते हैं, और ये स्लोप हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, समझ आई बात। नेक्स्ट कंसेप्ट जो इसमें हमारा आता है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमने जो देखा वो है मार्केट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो मार्केट स्ट्रक्चर्स अगर हम स्टार्ट करें, मार्केट स्ट्रक्चर्स, अब देखिए मार्केट क्या होती है। मार्केट एक वो जगह है जहाँ पे बायर्स हो या फिर सेलर्स हो, वो एक साथ एक जगह पे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से सामान वगैरह परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, बायर्स परचेज़ कर रहे हैं, सेलर सेल कर रहे हैं, तो वो होती है मार्केट। ये तो चीज़ें आपको पता है। बट अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कि कैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, हाउ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ एंड कैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और फॉर्म्स, इंडस्ट्रीज़ बोल दीजिए वैसे, कैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया जा रहा है और कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, कौन कौन से बेसिस पे, जैसे कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज वो बना रहे हैं, कंपटीशन वहाँ पे कैसा है उस पर्टिकुलर मार्केट में। तो नेचर ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उनको हम डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे कर रहे हैं, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज कौन से हैं, कैसे हैं, कंपटीशन कैसा है, उस बेसिस पे जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको बोल देते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो किस मेन डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के, किस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ़ बायर्स उस मार्केट में कितने हैं एंड सेलर्स भी कितने हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के। दूसरी चीज़ देखते हैं कि एग्ज़िट और एंट्री की कितनी फ्रीडम दे रखी है, मतलब कि कोई भी अपनी फर्म खोल सकता है, इंडस्ट्री खोल सकता है, कोई भी एग्ज़िट कर सकता है, वो चीज़। कमोडिटी जो हम बेच रहे हैं उसका नेचर कैसा है, कि वो किस तरीके की कमोडिटी है, नेसेसिटी है, पेरिशेबल है, लग्जरी है, रेयर है। ठीक है, नॉलेज कैसी है लोगों के पास उस गुड्स को लेके, और गुड्स की मोबिलिटी कैसी है, ये सारे बेसिस पे हम लोग देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो हमारे आते हैं। नाम अगर मैं आपको बताऊं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोप्सनी। ठीक है, ये 5 हम इसमें देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो देखो यार, परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है, वैसे तो वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी नहीं करती है। रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है वो देख लेते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे नंबर्स ऑफ बायर्स भी हैं। हाँ, हो सकता है बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स भी हो सकते हैं, बट ये ऐसा बोलते हैं कि ये सब मिलके एक जैसा ही गुड सेल करते हैं, आइडेंटिकल गुड होता है इनके पास, और प्राइजेस भी एक जैसी ही होती है। ठीक है, हो नहीं सकता ना कि सारे गुड्स एक जैसे हो, अलग अलग तरीके की गुड्स है मार्केट में, एक जैसे गुड्स कैसे हो सकता है। तो ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। बट एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर गुड्स जो है उसका एक एग्जांपल है।
ठीक है। इसके फीचर्स क्या हो गए, इसके फीचर्स यही हो गए कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, कि और ये बोलते हैं कि सारे के सारे गुड्स हमारे आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल किस सेंस में, साइज़ भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है, ऐसे थोड़ी होता है। पेप्सोडेंट है और आपका कॉलगेट है, दोनों हो सकता है कि प्रोडक्ट का नेचर सेम है बट साइज़ क्वालिटी बहुत चीज़ें अलग होता है, टेस्ट वगैरह, तो इसलिए ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि सेलर्स के पास फ्रीडम है कि उनको जब मार्केट में आना है, जब अपनी फर्म खोलनी है खोलो, जब एग्जिट करना है चले जाओ, तो फिर तो कभी भी कोई आएगा जाएगा ऐसा होगा। और यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस तरीके से है मैं बता देती हूँ। अभी हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि गुड्स सबके सेम है। मान लीजिए ये ए है, ये बी सेलर है, ये सी सेलर है और ये डी सेलर है। अभी हम मान के चलते 4 है, चारों के चारों एक जैसी चीज़ें बेच रहे हैं। ये भी यही बेच रहा है, ये भी यही बेच रहा है, ये भी यही बेच रहा है, ये भी यही बेच रहा है। चारों ने प्राइस फिक्स कर रखी है 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। अब जो बायर है वो किसी से भी ले सकता है, उसकी मर्जी। यहाँ तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यहाँ तो भाई कोई किसी से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि सब जगह सेम ही चीज़ मिल रही है। अब कोई बंदा ये सोचे कि यार मैं प्राइस ज़्यादा कर दूँ, उसने सोचा मैं 11 कर दूँ, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक चीज़ और इसमें होती है कि यहाँ पे ये भी होता है कि परफेक्ट नॉलेज है लोगों के पास। एक फीचर ये भी होता है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब लोगों के पास पूरी की पूरी नॉलेज है कि इस मार्केट में एक ही गुड मिल रहा है और ये एक प्राइसेस पे चल रहा है। मतलब यहाँ लोगों के पास पता है। जैसे आधे से ज़्यादा चीज़ों की तो नॉलेज हमें नहीं होती है, बट इस मार्केट में ऐसा मान के चलते हैं कि सबके पास नॉलेज है। तो मैं ये पूछती हूँ, कोई 11 रुपये करना पसंद करेगा? कोई भी सेलर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता है यार 10 रुपये है, ये 11 रुपये करके क्या ही कर लेगा, इसकी तरफ से मार्केट ही चली जाएगी इसके पास से। पर मान लो कोई 9 रुपये करना चाहेगा तो 9 रुपये भी कोई करेगा नहीं है ना, फ़ायदा नहीं है। एक 9 रुपये करेगा तो सारे ही 9 कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस तो गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है ना। तो यहाँ पे ये है कि अगर प्राइस चेंज होती है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, गिर जाती है डिमांड। अगर इसने मतलब गिरना ज़रूरी नहीं गिरे, इसने अगर 11 कर दी तो इसकी पूरी डिमांड ही 0 हो जाएगी। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इसमें होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन। दूसरा हमारे पास मार्केट जो आता है वो है मोनोपोली। देखो, मोनोपोली एक वो मार्केट कंडीशन है जो ऐसा कहता है कि एक ही सेलर है, सिंगल सेलर, एक ही सेलर है जो सेल कर रहा है, बट बायर्स तो अच्छे खासे हैं, मैनी बायर्स। ठीक है, बायर्स की कोई बात नहीं, मतलब सेलर एक है यहाँ पे। दूसरी चीज़, इसमें इस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे उसमें तो हमने देखा कि है, बट यहाँ पे कोई मार्केट में ऐसे क्लोज सब्सटीट्यूट इसका अवेलेबल नहीं है। सबसे फेमस एग्जांपल इसका है रेलवेज़ इन इंडिया। रेलवे का कोई ऐसा सब्सटीट्यूट नहीं है क्लोज। मेट्रो है, बट मेट्रो लोकल के लिए, वैसे नहीं है पूरा इंडिया कवर करे। और एक ही सेलर है ऐसा जो मोनोपोली, मतलब ये जो गुड दे रहा है। ठीक है, तो इसके फीचर्स भी ये होते हैं कि सिंगल सेलर होता है, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होते हैं। उसके अलावा इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी है, इंपॉर्टेंटली इसमें रिस्ट्रिक्शंस है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रेलवे को आके दूसरी मार्केट आ जाए या रेलवे चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस है एंट्री और एग्जिट में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपको पता है रेलवे के अंदर, एग्जांपल अगर हम रेलवे के साथ ही समझे तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे पिछले में हमने देखा कि प्राइस फिक्स है, बट यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। जैसे कि ये रेलवे के 5 कोच है मान लीजिए, तो पहले कोच में हो सकता है सस्ता हो, दूसरा कोच आपका सेकेंड वाला हो गया, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास, इनके चार्जेस अलग होते हैं, बट जनरल डिब्बों के चार्जेस अलग होते हैं। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा होती है सेम प्रोडक्ट के लिए। समझ आ रही है बात? ठीक है, नेक्स्ट मार्केट जो हमारे पास आती है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कौन सी है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो मार्केट होती है जहाँ पे फर्म्स हैं, मैनी फर्म्स सेलिंग प्रोडक्ट्स जो कि परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है बट क्लोज टू है। जैसे कि मैंने आपको पेप्सोडेंट का और कॉलगेट का दिया। बहुत सारी फर्म्स है जो बेच रही हैं पेप्सोडेंट का, पतंजलि हो गया आपका, पेप्सोडेंट, कॉलगेट हो गए, ठीक है, दंत कांति वगैरह, अलग अलग तरीके की हैं, बट परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। कहीं ना कहीं अलग अलग मार्केट है, क्योंकि किसी को अगर टेस्ट पेप्सोडेंट का है तो पेप्सोडेंट ही लेगा, कॉलगेट का है तो कॉलगेट का ही लेगा। तो फर्म्स तो है बट इतने सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं होते। जैसे कि सोप हो गया एक एग्जांपल आपका, टूथपेस्ट हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसके फीचर्स क्या हो गए कि बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, प्रोडक्ट सिमिलर हैं बट आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी जा सकती है। ठीक है,
हालांकि एंट्री इतनी आसान नहीं होती, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में तो बहुत ईजी है, बट इसमें इतनी आसान एंट्री नहीं होती है, बट कई हद तक हो जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ होती है कि यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा लगती है, प्रमोशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है इन प्रोडक्ट्स का, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। क्लोज सब्स्टिट्यूट काफ़ी मतलब काफ़ी वो दे रहे हैं फॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट है हमारी ओलिगोपोली। ओलिगोपोली होती है जिसमें कंपटीशन सिर्फ कुछ सेलर्स के बीच में है, यानी कि फ्यू सेलर्स यहाँ पे होते हैं मार्केट, ठीक है। प्रोडक्ट वो तो बहुत ज़्यादा है, सेलर्स बायर्स वगैरह, बट फर्म्स बहुत कम है, फ्यू ही है। जैसे कि आप गाड़ी का एग्जांपल ले लो, ठीक है, गाड़ी के कुछ ही ब्रांड्स हैं तो उनमें फ्यू सेलर्स हैं, कंपटीशन बहुत है। आइडेंटिकल और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दोनों तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक जैसे भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं, जैसे कि सीमेंट हो गए, ऑटोमोबाइल मार्केट मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे फ्यू लार्ज सेलर्स हैं, एक फर्म ने प्राइस चेंज करी तो दूसरा फर्म भी बहुत जल्दी से प्राइस चेंज करने का सोच लेता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत कंपटीशन है और यहाँ पे बैरियर है एंट्री करने में, ऐसे हर कोई एंट्री नहीं कर सकता है। और इसका डिमांड कर्व जो होता है ना, हम बना ही नहीं सकते हैं। इसका एक्चुअली डिमांड कर्व ना किंग शेप होता है, किंग नहीं, किंग्ड कर्व होता है। अब यार ये सब ना इकोनॉमिक्स में जब आप मास्टर्स वगैरह कर रहे होंगे तभी आपको पढ़ने की नीड है, अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर पूछ ले जस्ट इन केस कि ओलिगोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है, तो किंग्ड कर्व होता है। तो वही है कि इसका डिमांड कर्व बनाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होती रहती है प्राइस के चेंज होने से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मार्केट है वो है मोनोप्सनी। लास्ट मार्केट है मोनोप्सनी। क्या होती है? एक मोनोप्सनी एक वो मार्केट होती है जिसके अंदर एक सिंगल बायर होता है, एक ही सिंगल बायर है और प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इकलौता बायर है जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को खरीदता है, ठीक है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। और इसमें कम प्राइसेस होती है फ्रॉम दी होल सेलर्स। तो बस इतनी सी चीज़ है। लास्ट कंसेप्ट जो हम इस चैप्टर का देखेंगे वो हमारा रहेगा डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो देखो यार, डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय है, विलिंग एंड एबल टू बाय। कोई भी एक कंज्यूमर किसी भी एक क्वांटिटी ऑफ द गुड्स को कितना खरीदना चाहता है और कितना विलिंग है वो खरीद ले उसको, ठीक है। डिमांड कितनी कर रहा है उस गुड की, ठीक है। इसी से हमारा आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि किसी भी एक गुड की अगर प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है? कंज्यूमर उसकी डिमांड कम कर देता है। अगर प्राइस कम हो जाती है तो कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है? डिमांड बढ़ा देता है। तो यानी कि वो कहता है लॉ ऑफ डिमांड कि देयर एग्जिस्ट इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन दी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो इसलिए इसका जो डिमांड कर्व जो बनता है वो इस तरीके से बनता है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती रहेगी, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है डिमांड बढ़ रही है, इस तरीके से ये कहता है। डिटर्मिनेंट क्या है डिमांड के किस बेसिस पे हम डिमांड को डिटरमाइन करते हैं? एक तो होता है उसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस। मान लीजिए मैंने कहा एप्पल की प्राइस बढ़ गई, मुझे एप्पल पसंद है तो मैं एप्पल की डिमांड कम कर रही हूँ, एक तो वो हो गया। बट एक चीज़ होती है किसी और गुड्स के चेंज होने की वजह से, फॉर एग्जांपल गाड़ी की डिमांड कम होना क्योंकि पेट्रोल की बढ़ रही है, ऐसा हो सकता है ना। तो किसी दूसरे गुड की चेंज होने की वजह से जब किसी गुड की प्राइस चेंज हो रही है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब अदर रिलेटेड गुड्स कौन कौन से होते हैं? तो वो अदर रिलेटेड गुड्स हमारे होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि जिसको टी पसंद है वो कॉफ़ी ले ले, बट स्टिल हम मान लेते हैं टी और कॉफ़ी कि अगर मान लेते हैं कि टी की प्राइस, मान लेते हैं प्राइस ऑफ टी बढ़ रही है, ठीक है, और ये भी मान लो कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी में कोई चेंज नहीं आया। प्राइस ऑफ टी बढ़ रही है तो प्राइस ऑफ टी के बढ़ने की वजह से डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लोगों को महंगी लगने लग जाएगी। तो फिर लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करने लगेंगे? कॉफ़ी लेने लगेंगे। तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी बढ़ रही है तो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, यानी कि इसमें कैसा रिलेशन आ रहा है? पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड समझ आ गया कि अगर एक प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। दूसरी चीज़ है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो कॉम्प्लीमेंट करे, जैसे पेन और पेन का ढक्कन, ठीक है, जैसे टी और शुगर हो गया, चाय और चीनी लोगों को साथ में चाहिए होती है ना। तो मान लीजिए कि अगर प्राइस ऑफ शुगर बढ़ गई और
टी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर शुगर की प्राइस बढ़ गई तो लोग शुगर की डिमांड तो कम करेंगे ही करेंगे, ठीक है, शुगर की डिमांड तो कम करेंगे, टी की भी तो डिमांड कम हो जाएगी ना कहीं, ठीक है, कि अगर प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज इंक्रीजिंग देन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेज। यहाँ पे कैसा रिलेशन हुआ, इन्वर्स रिलेशन हुआ, बट यहाँ पे कैसा रिलेशन हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। समझ आया। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स यार वो गुड्स होते हैं जो, देखो ये दोनों गुड्स तो हमने देखा प्राइसेस के चेंज होने की वजह से हो रहे हैं, बट ये होता है इनकम की वजह से, कि अगर मेरी इनकम बढ़ी तो मेरे लिए कुछ गुड्स ऐसे होंगे जिसकी डिमांड में बढ़ा दूंगी, कुछ गुड्स ऐसे होंगे जिसकी डिमांड में कम कर दूंगी। जिसकी डिमांड में बढ़ा रही हूँ, मान लो मेरी डिमांड बढ़ गई तो मैंने सोचा यार अब मैं टीवी खरीदूंगी अच्छी, अब मैं आईफोन लूँगी, तो मैं उस गुड की डिमांड बढ़ा रही हूँ, तो मेरे लिए वो नॉर्मल गुड हो गया, ठीक है। वेयर एज इन्फीरियर गुड हो गया कि अब मेरी इनकम बढ़ रही है क्योंकि, तो मुझे कुछ गुड्स इन्फीरियर लगने लगे। मान लो पहले मैं नॉर्मल सोप यूज़ करती हूँ बट मेरी इनकम बढ़ रही है तो अब मैं बड़े अच्छे सोप तरीके के यूज़ कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए इन्फीरियर गुड हो जाएगा। तो जब इनकम के बढ़ने से किसी गुड की डिमांड कम कर रहे हैं हम तो वो इन्फीरियर गुड, बट किसी की डिमांड इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो नॉर्मल गुड हो गया, ठीक है। जैसे हाउस होल्ड जब पैसे वाले हो जाते हैं तो केरोसिन वगैरह कम यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके का एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है गिफन गुड्स। देखो गिफन गुड्स होते हैं, गिफन गुड्स की ना फिलॉसफी अलग चलती है कि इस गुड्स को ना जब प्राइस बढ़ती है ना तभी लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कि प्राइस के बढ़ने से लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में इसका ऐसा आता है कि अगर पोटैटो की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं बल्कि पोटैटो को ही ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गिफन गुड्स। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं कुछ। वेबलेन गुड्स क्या होते हैं कि प्राइस के बढ़ना ही लोगों को इंकरेज करते हैं कि अब मैं ये ज़्यादा खरीदूंगा। वो होता है ना लग्जरी गुड्स खरीदने, लग्जरी गुड्स होते हैं कि अब इसकी पैसे, कोई पेंटिंग है, कोई पेंटिंग की प्राइस बढ़ गई तो अब मैं जाके इसको खरीदूंगा। ब्रांडेड क्लोथ्स की प्राइस ज़्यादा है तो बंदा खरीदता है। तो प्राइस के इंक्रीज़ होने से लोग इंकरेज हो रहे हैं कि अब मैं ज़्यादा खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ और एक्सपेंसिव हो गई है। तो इसको बोल देते हैं वेबलेन गुड्स, ठीक है। समझ आई बात। अब इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी होता है कि किसी भी प्राइस के चेंज आने से डिमांड में या क्वांटिटी ऑफ गुड्स में कितना चेंज आ रहा है। हो सकता है डिमांड की वजह से हो सकता है सप्लाई की वजह से हो। तो इलास्टिसिटी क्या मेजर करता है कि चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स की क्वांटिटी में चेंज आना इन रिलेशन टू चेंज इन द गुड्स ऑफ, इन रिलेशन टू द चेंज इन प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी ऑफ गुड्स में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। अब इलास्टिक और एक इन इलास्टिक डिमांड, दो तरीके की डिमांड हो गई, इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड मैंने अभी समझाया कि जब प्राइस में चेंज हो रहा है तो प्राइस के चेंज आने से डिमांड में भी काफ़ी चेंज आ रहा हो तो उसको बोल देते हैं इलास्टिक डिमांड। इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड विद द चेंज इन प्राइस देन इट इज़ कॉल्ड इलास्टिक। अगर क्वांटिटी ऑफ डिमांड में इतना चेंज नहीं आ रहा, डिमांड इतनी चेंज नहीं हो रही प्राइस के चेंज होने से, तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। अगर मैं बोलूँ प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी यही होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है कि प्राइस में तो चेंज आ गया बट डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आया, तो उसको बोलते हैं ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। ये तो देख लिया आप डिमांड। अगली चीज़ हमारी लास्ट आ रही है सप्लाई, ठीक है। लेट्स से सप्लाई, डिमांड हमने देखा कि डिमांड क्या होता है कि कितना एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय है। बट सप्लाई क्या होता है, कितना एक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एक फर्म विलिंग एंड एबल टू सेल है एक गिवन प्राइस पे। तो यहीं से निकल के आएगा लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि कोई भी एक फर्म, यहाँ पे फर्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती है ना तो फर्म सोचती है, एक सेलर सोचता है कि यार अब वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा। किसी भी चीज़ की प्राइस कम हो रही है तो फर्म चाहती है कि उसकी सप्लाई भी कम हो जाए। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन हो रहा है आप देख पा रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशन है, बट डिमांड के केस में इन्वर्स रिलेशन था। तो ये कर्व डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड जाएगा। समझ आ रही है बात। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई ऑफ गुड ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, सो दैट उसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट होए। तो अभी हमने देखा कि डिमांड कर्व तो इस तरीके से था, सप्लाई कर्व इस तरीके से था, और यहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम डिसाइड हो रहा है, जहाँ पे जाके दोनों मिल जाते हैं ये इकोनॉमी की प्राइस और इतनी क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है, ठीक है। एक इसमें चीज़ देखते हैं इनविजिबल हैंड। देखो यार ये जो इनविजिबल हैंड है ना, ये कंसेप्ट जो आया था इनविजिबल हैंड, ये किसने दिया था? ये कंसेप्ट आया था एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक में दिया था जो बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट। एडम स्मिथ जो है इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था इनविजिबल हैंड का, जो ये कहता है कि इकोनॉमी
खुद से चल जाती है, मतलब मार्केट फोर्सेस के थ्रू चल जाती है, गवर्नमेंट वगैरह को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड सप्लाई अपने आप मिलके प्राइस वगैरह डिटरमाइन कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होना, इकोनॉमी खुद हो जाता है, फ्री मार्केट है बिना किसी डिपेंडेंस के। तो एडम स्मिथ वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ लेजेस फेयर इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, समझ आया? लेजेस फेयर मतलब जो खुद से चल जाती है, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म मतलब खुद से चल जाना, किसी का बिना इंटरफेरेंस के। इसके अलावा एडम स्मिथ ने 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन दिया है, ये हमें इतना पढ़ना नहीं है, ठीक है, बस हमें नाम पता होना चाहिए। किसी को डीप में समझना है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन एडम स्मिथ ने अपनी बुक में दिया था वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर कि 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन होते हैं। एक इन्होंने बताया कैनन ऑफ इक्वालिटी, दूसरा इन्होंने बताया कैनन ऑफ सर्टेनिटी, तीसरा इन्होंने बताया कैनन ऑफ कन्वीनियंस, और चौथा है कैनन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, समझ आया? लास्ट इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है? देखो यार, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का जो कंसेप्ट है ना, किसने दिया था? कीन्स ने दिया था, जॉन मैनर्ड कीन्स ने दिया था। जॉन मैनर्ड कीन्स ने ये बोला था कि पर्सनल सेविंग्स अगर लोग कर रहे हैं, लोग अगर सेविंग्स कर रहे हैं तो उससे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। ठीक है, कि अगर लोग सेविंग कर रहे हैं तो इकोनॉमी ग्रोथ होगी। जैसे कि रिसेशन के टाइम पे क्या होता था ना, लोगों ने सेव करना शुरू कर दिया ज़्यादा। अब रिसेशन के टाइम पे लोग सेव कर रहे हैं ज़्यादा, उस वजह से सेविंग करेंगे तो खर्चा कम करेंगे, सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं तो कंज्यूम कम कर रहे हैं, कंज्यूम कम करेंगे तो इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट ही नहीं होगा, सर्कुलेशन ना होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही है। ठीक है, और इसी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ कम हो रही है। तो ये ऐसा बोलते हैं, एडम स्मिथ ने बोला था पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में। अब मैं 2 लोगों का नाम दिए जा रही हूँ जब से, जॉन मैनर्ड कीन्स और एडम स्मिथ। तो कौन है ये? एडम स्मिथ हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोलते हैं इनको। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फादर ऑफ कैपिटलिज्म। वेयर एज जो जॉन मैनर्ड कीन्स हैं ये फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे जाके हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोग ये दोनों क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए थे वो सॉल्व कर पाएंगे। आई वुड लाइक टू सी कि कितने लोग ये सॉल्व कर पाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अगर आपको ये सीरीज़ आप चाहते हैं कंटिन्यू करें हम, तो मुझे ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैम प्लीज़ ये सीरीज़ कंप्लीट करा दीजिए, आपकी जो नितिन सिंघानिया की बुक है। ठीक है, सो सी यू विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।